दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इस अध्याय में आप गांव गांव में रहन सहन, स्थानीय स्वशासन, पंचायत व्यवस्था, ग्राम पंचायत का महत्व तथा ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस अध्याय में हम बहुत ही आसानी से कुछ कथा, वार्तालाप और चित्रों के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों लालगंज गांव के बारे में यहाँ पर वर्णन दिया गया है और लालगंज गांव में बहुत चहल पहल है। वहां बच्चों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खुल गया है। गांव के लोग अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए बड़े उत्साह से विद्यालय जा रहे हैं। और देखिए कालू और रफ़ीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय लालगंज में नाम लिखवाकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें गीता मिली जो कि अपने बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही थी। कालू ने पूछा, गीता बहन, तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं गई? गीता ने कहा, कालू भैया, मेरा बेटा तो मेरे साथ मजदूरी करने जाता है। रफ़ीक ने कहा, गीता बहन, हम लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन गांव में विद्यालय खुल जाने से हमें बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजना चाहिए। कालू ने कहा, हाँ गीता बहन, बच्चा पढ़ लिख कर लेन देन का हिसाब समझ सकता है, चिट्ठी पत्री पढ़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से ये बताया गया है कि बच्चों को शुरुआती शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पर आपसे प्रश्न भी पूछे गए हैं कि क्या आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं? पता कीजिए कि वे पढ़ने क्यों नहीं जाते, उनके माता पिता क्या काम करते हैं। तो दोस्तों बहुत गरीब घरों के बच्चे जो हैं वो गरीबी के कारण, कई जगह काम करने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है और गांव-गांव में प्राथमिक शिक्षा और उसके प्रति जो जागरूकता है, 100% नामांकन का जो प्रयास है सरकार द्वारा, इससे सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य हो गया है। और नहीं कुछ तो अध्यापक, टीचर और ग्राम प्रधान ये सभी बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि मनुष्य समुदाय में रहता है, कई परिवारों को मिलाकर समुदाय बनता है और ये समुदाय चाहे गांव का हो या नगर का। आपके परिवार के लोग या रिश्तेदार किसी न किसी कार्य के लिए गांव से नगर या नगर से गांव आते जाते होंगे। और दोस्तों गांव और नगर वासियों के रीत रिवाज, मनोरंजन के तरीके, काम धंधे, यातायात के साधन, त्यौहार मनाने के ढंग में कई प्रकार के अंतर होते हैं। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा उनकी जीवनचर्या या जीवन शैली के कारण भी है। गांव में अभी चीज़ें बहुत ही साधारण हैं। शहरों में चीज़ें ऊंचे ऊंचे मकान, बड़ी इमारतें और यातायात के साधन, कई ऐसे शहर हैं जो सुनियोजित ढंग से बसाए गए हैं और ढेर सारी सुविधाएं शहरों में हैं, लेकिन गांव में अभी वो सारी सुविधाएं नहीं हैं। दोस्तों गाँव की चर्चा करना इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय का नाम हमारे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। तो आइए गाँव के रहन सहन की चर्चा करते हैं। और आप जान लीजिए कि भारत ग्राम प्रधान देश है या भारत गांव का देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या अभी भी गांव में रहती है, भले ही नगरीकरण और शहरीकरण बढ़ गया हो। हमारे देश भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव में रहता है और इनका मुख्य कार्य खेती, पशुपालन, छोटे छोटे काम धंधे करना है। गांव के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं और अपने प्रदेश में अगर जो देखा जाए तो किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं। एक तो रबी की फसल है और एक खरीफ की फसल। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मक्का, मटर, सरसों, अलसी। खरीफ की फसल में आप जानते हैं धान, मक और बाजरा और इसके अलावा जो है मूंगफली आदि की फसलें आती हैं। इन फसलों की उपज बेचकर किसान अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। उनकी कृषि का आधार सिंचाई है जो मुख्य रूप से वर्षा, तालाब, नलकूप, नहरों आदि के द्वारा की जाती है। दोस्तों वर्तमान में क्या हो रहा है, गांव की स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। खेती में पहले जहां परंपरागत बीज और परंपरागत साधन प्रयोग किए जाते थे, वहीं पर अब ये व्यवस्था बदली है।
उन्नतशील बीज, खाद और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। खेतों की जुताई के लिए हल बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। गांव में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत घर इत्यादि बन गए हैं। घर घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है और गांव में भी आप देखेंगे बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सड़क, पेयजल के लिए सुविधाएं पहुंच रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने शुरू में पढ़ा कि गाँव के लोग भी अब बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। वो न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए शहर जाने लगे हैं। दोस्तों, यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से गांव के लोगों को यात्रा करने, अपना सामान दूर दराज के स्थानों में भेजने में आसानी हो रही है। वे अपनी समस्याओं को परस्पर सहयोग से पंचायत स्तर पर दूर कर रहे हैं और आज दूर दराज के गांवों को भी बिजली, पानी, ये जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूरदर्शन और अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उन्नत कृषि, स्वास्थ्य और उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारी दी जा रही है और गांव को सड़कों तथा रेल मार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने की क्रिया निरंतर चल रही है। स्थान स्थान पर गांव में बैंक खोले जा रहे हैं जो मामूली ब्याज पर किसानों को ऋण देते हैं। इसके अलावा ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर यानी उनका कौशल विकास करके रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आपके गांव में विकास के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं इनके बारे में आप दोस्तों से अपनी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए, इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। इस योजना के तहत गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पक्के सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई और ये योजना प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। एक महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया और इसका स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर। और इस योजना का उद्देश्य घर और सामुदायिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को खत्म करना और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ होता है अपना शासन और ग्रामीण स्वशासन या स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा अपना शासन संचालित करना। गांव में इतना परिवर्तन होने के बाद बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए गांव के लोगों को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपंप, नहर, नलकूप आदि सुविधाएं सभी के काम आती हैं। इन्हीं सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं और इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने और अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरा क्षेत्र पंचायत स्तर और तीसरा जिला पंचायत। तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत स्तर जो है ये ग्रास रूट लेवल पर यानी सबसे निचले स्तर पर, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायत है और ये हमारी जो है पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर हैं। आइए ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, यानी एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गांवों के लिए काम करती है। आप देखिए ये ग्राम लालगंज है। इसमें भगवत का पूरा, गंगासो का पूरा और होलापुर तथा कलोर का पूरा
जो है ये शामिल हैं। और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं क्या क्या हैं। डाकघर हैं, सड़क खड़ंजा, तालाब, खेल का मैदान, पंचायत भवन, चिकित्सा केंद्र, पुलिस चौकी, प्राथमिक विद्यालय, हैंडपंप, पक्का कुआं और राशन की दुकान। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इन जो है प्रतीकों के माध्यम से दर्शाई गई हैं। ये लालगंज गांव का मानचित्र है जहां पर 8 बस्तियां हैं। गांव में सभी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन बने हैं। गांव के लोग स्थानीय समस्याओं को पंचायत में आसानी से सुलझा लेते हैं। लालगंज की एक बस्ती यानी टोला में रहने वाले लोगों के घरों का गंदा पानी बहकर सड़क पर जमा हो जाता है, क्योंकि नाली में लोग घरों का कूड़ा डालते हैं, जिसके कारण वहां हमेशा कीचड़ बना रहता है। इस बस्ती का हैंडपंप जो कुछ ही महीने पहले लगा था, उसका हैंडल किसी ने उखाड़ लिया है और ये उचित नहीं है। दोस्तों, कंचन और उसका भाई विपिन रोज शाम को बाग में अपने बाबा जी के साथ टहलने जाते हैं। एक दिन बाबा जी ने कहा, कंचन आज मैं शाम को बाग में टहलने नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मुझे ग्राम पंचायत की बैठक में जाना है। कंचन ने पूछा, ग्राम पंचायत क्या है? क्या यह आपका दफ्तर है? बाबा ने कहा, नहीं, यह दफ्तर नहीं है, मैं वहाँ नौकरी नहीं करता, मैं गाँव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत का सदस्य चुना गया हूँ। कंचन ने पूछा, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन हो सकते हैं? तो उन्होंने बताया बाबा ने कि ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो, वह पागल दिवालिया न हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा न पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत का सदस्य चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है और यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। दोस्तों, यहाँ पर जानिए, इस बातचीत से आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि ग्राम पंचायत और उसका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं। दोस्तों, ग्राम सभा की कुल जनसंख्या और ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या, तो 1000 पर ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या 9, 2000 पर 11, 3000 पर 13 और 3000 से अधिक ग्राम सभा की कुल जनसंख्या पर ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 15 होती है। ग्राम पंचायत का महत्व क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत होती है और ग्राम पंचायत अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अपनी समितियों का गठन कर सकती है। और ये सदस्य जो हैं, आप जान लीजिए, जो बाबा जी ने बताया है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव वालों में से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला और अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना आवश्यक है। ग्राम प्रधान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बाबा जी ने विपिन को समझाते हुए बताया, जैसे तुम्हारी कक्षा का मॉनिटर कक्षा के बच्चों द्वारा चुना जाता है, वैसे ही ग्राम पंचायत का चुनाव मतदान द्वारा उस गांव के निवासियों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य बहुमत के लिए उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कहा जाता है और यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो वो पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। तो यहाँ कुछ प्रश्न बनते हैं कि आपके गांव का प्रधान कौन है, महिला या पुरुष? उन्हें प्रधान कब चुना गया? प्रधान पद के अन्य उम्मीदवार कौन थे और आपके घर में किसने किसने वोट दिया था? ग्राम प्रधान ने गांव में क्या क्या काम कराए हैं? तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत को दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, जबकि सरकार द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लेखपाल और बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती होते हैं। तो ये जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परस्पर जो सहयोग से ग्राम पंचायत का कार्य किया जाता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब और दिए गए कार्य का ब्यौरा रखता है, पंचायत की बैठकें कराता है, सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देता है और बैठक का विवरण
लेता है। दोस्तों, विपिन ने कहा कि पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है बात है। बाबा ने बताया कि विपिन बेटा, सरकार द्वारा बहुत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा हाट, दुकान, मकान, जमीन आदि पर टैक्स वसूला जाता है। कुछ सार्वजनिक भूमि पट्टे पर दी जाती है। इन्हीं साधनों से इकट्ठा किए गए धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ देखिए, आय के साधनों में सरकारी अनुदान, जुर्माना, कर, नीलामी, चंदा और अन्य मद इसमें शामिल होते हैं। फिर आगे विपिन ने पूछा, आपने ये नहीं बताया कि ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए, पंचायत के कार्यों को दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से। गांव के रोडों के आसपास प्रकाश की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, और आप देखिए यहाँ पर साफ सफाई और देखिए पेयजल की व्यवस्था करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं। बाबा ने कहा कि पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा को सुधारने की है। ग्राम पंचायत ये देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है कि नहीं। ये बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था और जन्म और मृत्यु का जो ब्यौरा है वो तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। और ये ज़रूरतमंदों को चिन्हित करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव और इनके खरीदने और नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है और वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत ये देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है अथवा नहीं। अब आइए, इस अध्याय से संबंधित 2 महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, ग्राम सभा और अनुदान। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। यानी उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को मिलाकर ग्राम सभा बनती है। अनुदान क्या है? तो सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को। देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो आप जानते हैं 5 वर्ष के लिए। पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो आप जानते हैं 18 वर्ष। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसको ग्राम प्रधान कहते हैं। और पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा जो है किसकी होती है? तो ये सुधारने की होती है कि जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। और पंचायत को सरकार द्वारा क्या मिलता है? तो ये अनुदान मिलता है कार्यों को करने के लिए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए कथनों में जो सही हो उनके आगे सही और जो गलत हो उनके आगे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। देखिए, पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंध करना है, बिल्कुल सही है। हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, तो ये निश्चित नहीं है, ये चेंजेबल है। यानी बड़ी पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या ज़्यादा और कम की कम होती है। मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर ग्राम पंचायत की आय होते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सूची 1 का सूची 2 का मिलान करना है। बढ़ई का कार्य क्या है? तो ये लकड़ी के सामान का निर्माण करते हैं। शिक्षक, तो ये शिक्षण कार्य यानी पढ़ाने का कार्य करते हैं। डॉक्टर इलाज करते हैं। राजगीर जो है ये घर बनाने का कार्य करते हैं और कुम्हार ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ध्यान से पढ़िए और बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आप जानते हैं 18 वर्ष। अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। तो आप अपने अपने ग्राम सभा के पंचायत का प्रधान का नाम जानते ही होंगे। आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं?
तो ये कितने सदस्य हैं, तो अपने गांव के जनसंख्या के हिसाब से आप बताइएगा। ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं, तो पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत ये देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर रही है अथवा नहीं। बच्चों के लिए जो विद्यालय खोले गए हैं उनमें अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बच्चों की उपस्थिति है कि नहीं। गांव की गलियों में खड़ंजा, सड़क आदि का तथा पानी की निकासी के लिए नाली बनवाना, बिजली, पीने के पानी की व्यवस्था, जन्म मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ये सब ग्राम पंचायत की होती है। और ये ज़रूरतमंदों की पहचान करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी करती है। अपने गांव में चल रही किसी सरकारी योजना का नाम लिखिए। तो गांव में कई सारी योजनाएं चल रही हैं और आप जान सकते हैं कि गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। और अगला है कि यदि आपके गांव में पंचायत न होती तो क्या कठिनाई होती। तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दोस्तों गांव की दशा सुधारने की है। देखिए, सड़क, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था करना, जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य जो हैं पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं। और यदि पंचायत न होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अगला है दोस्तों, ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनने के लिए वोट आप क्यों नहीं दे सकते हैं। तो 6वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, आपकी उम्र या आयु 18 वर्ष नहीं है, इसलिए 6वीं कक्षा के विद्यार्थी जो हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वोट देने की या मत देने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। तो ये था दोस्तों हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जो कि यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक है, उसके नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 2, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट क्या है, इन सब के बारे में आपने बाबा और विपिन की बातचीत से काफ़ी हद तक आपने समझने का प्रयास किया, हमने समझाने का भी प्रयास किया। और इस वीडियो से आप ये जान सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन किसे कहा जाता है, पंचायत व्यवस्था क्या है, पंचायत का जो स्तर हैं पंचायतों का वो कौन कौन से हैं, ग्राम पंचायत का महत्व क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं। तो अंत में हमने अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया है, जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहद उपयोगी होगा। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।